अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम पहलवानों के शहर गुजरांवाला से आपसे मुखातिब हैं और गुजरांवाले की एक और वजह शोहरत यहाँ के खाने हैं। बहुत दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं और हकीकतन बहुत मज़े के खाने होते हैं। आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं नाज़रीन। उसको हम क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ कहते हैं, या आम अल्फाज में आप समझें तो दायमी जो जिगर का मर्ज़ है उसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कह देते हैं। और ये वो ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें कई दफ़ा जिगर सिकुड़ भी जाता है, जिगर का कैंसर भी हो जाता है और पेशेंट की जो है वो जान को बहुत तशवीशनाक हद तक जो है वो अंदेशा होता है कि मरीज़ की जान भी चली जाए। बहुत ही अहम मौजू है और हमारे मुल्क में काफ़ी सारी पॉपुलेशन क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ का शिकार है। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है आज गुफ्तगू के लिए, वो हैं डॉक्टर शहरोज़ मुमताज़, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट हैं केयर एंड क्योर हॉस्पिटल गुजरांवाला में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने आगाज़ किया, कि क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ जो है वो उसकी बेसिक वजूहात क्या होती हैं, किस किस वजह से जो है हमारा जिगर जो है वो दायमी मर्ज़ का शिकार हो जाता है, इस पर रोशनी डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, इसमें यह है कि हमारा जो लिवर सिरोसिस का प्रोसेस है, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि जिगर सिकुड़ना शुरू हो गया है, इसकी पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है हेपेटाइटिस, काला यरकान, जिसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है और सी है। इसके अलावा अगर हम आज के ज़माने में देखें तो एक टर्म होती है मैश, जिसको पहले हम लोग यूज़ करते थे नेफर्ड। बेसिकली होती है कि जिगर में चर्बी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और अभी जो कि हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है आजकल, ओबेसिटी आप देख रहे हैं, हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड्स हैं हमारी डाइट में, तो उसकी वजह से जिगर पे चर्बी बहुत ज़्यादा आपको पेशेंट्स में देखने में मिलती है। फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं, अभी इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीरोटोहेपेटाइटिस। इसमें ये होता है कि बेसिकली जिगर जो सा होता है, इस पर आहिस्ता आहिस्ता चर्बी का प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि सिरोसिस का प्रोसेस, यानी कि जिगर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे कंट्री में तो नहीं है, बट अगर हम वेस्ट की बात करें तो शराब नोशी जो सी है, अल्कोहल एक बहुत बड़ी रीज़न है। एग्जैक्टली। इसके अलावा यंग एज जो हमारी फ़ीमेल्स हैं उनमें एक पीबीसी डिज़ीज़ है, बड़ी कॉमन है। इसके अलावा यंग एज की बीमारियां होती हैं, कुछ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, पीएससी है, विल्सन्स हैं, इनमें भी अल्टीमेटली आपको सिरोसिस हो सकती है। तो इसकी कॉमन रीज़न हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। अभी हम लोग एज ए मैश को भी टॉप पे ही रखते हैं, जो फैटी लिवर जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने गुफ्तगू में बताया कि क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ की जो सबसे बड़ी वजूहात जो हमारे मुल्क में हैं वो वायरल हेपेटाइटिस हैं। तो ये बताइएगा कि जो वायरस से होने वाला हेपेटाइटिस है वो कितनी अक़साम का होता है? अच्छा, हेपेटाइटिस बेसिकली कहते हैं जिगर में आपकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, सोजश होना स्टार्ट हो गई है। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो सिंपल पीला यरकान आम बच्चों को आप देखते हैं हो जाता है, या बाज़ारी खाना खाने से असल हॉस्टलाइट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हो सकता है, प्रेगनेंसी में आपको हो सकता है। हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है, और हेपेटाइटिस डी भी एक होता है, लेकिन हेपेटाइटिस डी ज़्यादातर होता है जो हेपेटाइटिस बी के मरीज़ होते हैं उनमें। और डेंजरस अगर हम बात करें आम पब्लिक के लिए तो वो काला यरकान जो है वो डेंजरस है, डेट इज़ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये मुख्तलिफ़ अक़साम हैं हेपेटाइटिस की, तो ये फैलने के असबाब ये एक ही तरह से फैल रहे होते हैं या तरीका इनका फैलने का मुख्तलिफ होता है? लाइक कि हेपेटाइटिस ए और ई वो किस तरीके से फैलता है और बी सी और डी वो किस तरीके से फैल रहा होता है? फैलते हैं, आपका कोई कंटेमिनेटेड ब्लड था जो आपने यूज़ हो गया है, स्ट्रिंज आपको कोई ऐसी इंजेक्ट हो गई है, या मदर से एग्जैक्टली आईवी ड्रग एब्यूज़र जो होते हैं उनमें हो सकता है। इसके अलावा माँ से बच्चे में भी फैल सकता है ये, और सेक्सुअली जो सा होता है ना, ये ट्रांसमिट हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये इसमें जो सा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक फ़ैमिली में एक हस्बैंड को अगर आया है,
तो उसमें फिर हमें उसकी सारी फैमिली की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है करनी, क्योंकि ये सेपरेट कर सकता है मियाँ बीवी के ताल्लुक से। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ वायरसेस होते हैं जो सिर्फ एक्यूट आपको करते हैं। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हम लोग लेबल करते हैं जब 6 माह से ज़्यादा मरीज़ जो है उसमें जिगर में डेंजरस अलामात आ रही हैं, डेंजरस में जिगर में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है और इसको लिवर डैमेज को 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो डेट इज़ क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अभी हमारे पास जो है हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। एक वक्त था जब हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। अभी हमारे पास पहले इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शंस लगते थे, तो अभी हमारे पास गोलियां अवेलेबल हैं और इनका बहुत अच्छा क्योरेबल रेट बहुत ज़्यादा थे। उसमें पेशेंट बहुत फटीग भी होता है और उसके एक्सपेंसिव भी है। तो एंटीवायरल थेरेपी जो सी है एक बहुत क्योरेबल रेट भी इसका अच्छा है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो सा है, अगर तो नहीं हुआ तो वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी की, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोग्राम के तनासुब से मैं बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको लाजमी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाएं। अभी तो हमारी ईपीआई प्रोग्राम में शामिल है जी। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि जो पेरीफ्रीज हैं या गांव के एरियाज़ में हैं, वहाँ पे स्टिल जोन से शायद वो पैदाइश के ऊपर नहीं लगवाते कुछ लोग। तो ये आप लाजमी लगवाएं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा जिगर में एक सिरोसिस स्टार्ट हो जाती है जब, और वो जिगर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो रिवर्स नहीं होता। तो हमें ये है कि हमें बेसिकली लिवर सिरोसिस से पहले पहले हेपेटाइटिस को ट्रीट कर देना है, वायरस को हमने ट्रीट कर देना है। उसके लिए हमने गोलियां देनी है। अगर हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी के मरीज़ के लिए भी गोलियां अवेलेबल होती हैं, ताकि एक आपका वायरस जो है वो जिस्म से ख़त्म हो जाए और वो जिगर को डैमेज ना करे आपके। और जो हेपेटाइटिस ए है या हेपेटाइटिस ई है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पीला यरकान है, ये ख़ुद ब खुद ही आपका जो है 3-4 वीक्स में जो सा होता है ना रिजॉल्व हो जाता है, अनटिल अनलेस की कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सी ई जो सा है वो बाद दफ़ा प्रेग्नेंट फ़ीमेल में अगर हो जाए तो फैटल हो सकता है, अदरवाइज़ वो भी बहुत डेंजरस नहीं है। इवन उसमें यह है कि अगर आपके हेपेटाइटिस को, अगर आपका क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है, उसको आप क्योर कर लेंगे, पेशेंट को ना वायरस की एंटीवायरल थेरेपी दे के आप मार देंगे, तो पेशेंट जो सा है वो सिरोसिस की तरफ नहीं जाएगा। और इवन अगर आपने थोड़ा डिले भी हो गया है तो, लेकिन अगर सिरोसिस, क्योंकि सिरोसिस डेवलप होने में टाइम लगते हैं, ईयर्स लगते हैं सिरोसिस डेवलप होने में। सो ये नहीं है कि अगर आपके जिस समय वायरस डिटेक्ट हो गया है तो आपने उसको मतलब 6 मंथ्स हुए हैं या नहीं हुए। इट्स लाइक कि लिवर डैमेज को अगर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है ड्यू टू हेपेटाइटिस सी, तो हम उसको सिरोसिस कहेंगे या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की तरफ हो जाएगा, जो अल्टीमेटली फिर वो सिरोसिस की तरफ जाती है। अच्छा डॉक्टर शहरोज़, अब आप बताइएगा कि जो हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो इसकी स्पेसिफ़िक सिम्टम्स या चीदा जो अलामात है मरीज़ के अंदर, वो क्या आप देखते हैं पेशेंट्स में? बल आपको यरकान नज़र आ सकता है मरीज़ के अंदर, आंखें पीली हो सकती हैं, और जो उसका यूरिन है वो उसका पीला हो सकता है। तो ये उसकी विजिबल सिम्टम्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई ऐसे अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या दायमी जिगर के मर्ज़ के अफराद की तादाद या जो नंबर है इस वक्त पाकिस्तान में, वो कितना है? हमारे पाकिस्तान में तकरीबन आप समझ लें कि 10 मिलियन अगर हम WHO की कोट करें तो जो आबादी है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस 10 मिलियन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी, दैट इज़ अ ह्यूज टर्म। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारा मुल्क मसाइल का के अंबार का शिकार है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन जो दो सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में दरपेश हैं वो है तालीम की कमी, शरह ख़वानदगी हमारा बहुत लो है, और दूसरा गुर्बत। दोनों वजूहात की वजह से अमूमन ऐसा होता है कि मरीज़ बर वक्त तशख़ीस और इलाज नहीं कर पाता। अब अगर पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस हुआ है और काफ़ी अरसे तक उसने ना तशख़ीस करवाई ना इलाज करवाया, तो जिगर के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हो रहा होता है पेशेंट? में ये होता है कि अगर तो अर्ली स्टार्ट हुआ है उसमें पेशेंट को सिम्टम्स यही फटीग ही होगी ज़्यादा, लेकिन जब भी एकदम पेशेंट डिकम्पेंसेट करना शुरू हो जाता है तभी ज़्यादा आपको डेंजरस सिम्टम्स नज़र आती हैं, जिसमें आपको मरीज़ में खून की उल्टी की, काले पखाने आ सकते हैं, पेट में पानी का मसला बन सकता है, यरकान हो सकता है, जिगर में कैंसर बन सकता है।
गुर्दे आपके अचानक काम करना छोड़ सकते हैं, फेफड़ों में पानी पड़ सकता है और गनूदगी बेहोशी में मरीज़ जा सकता है। ये वो डेंजरस सिम्पटम्स हैं जिसमें आप कह लें कि पेशेंट का जिगर बिल्कुल काम करना छोड़ गया है। सो अगर एक पेशेंट आपके पास एडवांस स्टेज के ऊपर आया है, उसमें फिर आपके पास ऑप्शन हमारे, क्योंकि आपको पता है जैसे वसाइल का इशू है तो हर बंदा ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसमें फिर हमारा फोकस ये होता है कि हम कम से कम ये जो पेचीदगियाँ हैं इनसे मरीज़ को बचा सकें, टाइमली इनको ड्रेस करें हर कॉम्प्लिकेशन को, कि मरीज़ इन कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एसाइटिस या पेट के अंदर जब पानी पड़ जाता है तो उसका फिर हम मरीज़ की तकलीफ़ को दूर करने के लिए क्या इलाज करते हैं? आया कि पानी को मैनुअली कोई सिरिंज डालकर या कोई नीडल डालकर पेशेंट के जिस्म से या पेट से पानी निकाला जाता है? इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि ये इनके साइटिस के ना ग्रेड्स होते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर तो इनिशियली स्टार्ट हुई है उसमें एक तो हमने डाइटरी पेशेंट को बताना है कि आपने नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है, लाइक लेस देन 2 ग्राम पर डे। और इसमें हम स्पेसिफिकली पेशेंट्स को बताते हैं कि एक चाय का जो चम्मच है उसका 1/4 आप यूज़ करें और कोई एडिड सॉल्ट आपने नहीं लेना। इसके साथ आपने अपनी जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपरली लेनी है। अब एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है इसके अंदर कि दवाइयाँ काम करनी छोड़ देती हैं या फिर दवाइयाँ मरीज़ टॉलरेट नहीं कर पाता क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो फिर अल्टीमेटली हमें यही होता है कि हमें पानी निकालना पड़ता है सुई के ज़रिए। उसमें भी फिर ये होता है कि आप पानी जो-सा है वो निकाल सकते हैं, कितना निकालना है, 5 लीटर से कम निकाल रहे हैं, अगर 5 लीटर से ज़्यादा निकाल रहे हैं फिर हमें कुछ एक्सपेंसिव टीके साथ लगाने पड़ते हैं। वो भी पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक टीका तकरीबन एल्ब्यूमिन का अगर आप 100 उसको ml का लेने जाएँ तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है कि जिगर के दायमी मर्ज़ में मुब्तला लोगों में अक्सर में देखा गया है कि खून की उल्टियाँ मरीज़ को आना शुरू हो जाती हैं। अब ये क्या वजूहात अंदर होती हैं? ये क्या तब्दीलियाँ हमारे उसमें जो हमारी खुराक की नाली है या मैदे में ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से मरीज़ खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है? अच्छा, इसमें खून की उल्टी का सबसे बड़ा ये है कि हमारा जब जिगर काम नहीं कर रहा तो जितना भी गंदा खून है वो बेसिकली हमारा साफ़ नहीं हो पा रहा ना, जिगर से ही गुज़र के खून ने आगे जाना है। तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन, एक हम मेडिकल लैंग्वेज में टर्म यूज़ करते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि खुराक की नालियों में जो हमारी नालियाँ होती हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम आम ज़ुबान में मरीज़ों को समझाने के लिए कहते हैं कि आपकी खुराक की नालियों में ज़ख़म बन रहे हैं, ठीक है? या नालियाँ फूल रही हैं। उसमें ये होता है कि वो नालियाँ अगर फट जाएँ तो फिर खून की उल्टियाँ आती हैं, जिनको हम मेडिकल लैंग्वेज में वेरिसेस बोलते हैं। ये आपकी खुराक की नाली के निचले हिस्से में होते हैं और मैदे में भी हो सकते हैं। इसके अलावा छोटी आंत में भी हो सकते हैं, पखाने वाली जगह पे भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते। ज़्यादातर पेशेंट्स में खुराक की नाली में होते हैं। इसके लिए अब हम लोग ये करते हैं कि पेशेंट्स की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मरीज़ वेट ना करे, कि अगर एक ऐसा मरीज़ है हेपेटाइटिस का और वो वेट ना करे कि मैं जो उनसे मतलब खून की उल्टी का, वो प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के, जिगर मैदे के स्पेशलिस्ट के पास जाए, क्योंकि इसमें हम स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी करते हैं। कैमरा डाल के हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, और वो स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि अभी उसको ब्लीडिंग नहीं हुई, उससे पहले ही हमने कैमरा डाल के देख लिया और हमने देख लिया कि इसके अंदर वेसल्स बढ़ी हुई हैं, वेरिसेस मौजूद हैं। हमने देख लिया कि इनकी ग्रेड्स क्या हैं। अगर तो छोटी हैं फिर हम उनको छोड़ दें, दवाई दे देते हैं मरीज़ को, लेकिन अगर बड़ी हैं तो हम उसी टाइम पे बैंड लगा देते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में टांका बोलते हैं। तो वो ये होता है फ़ायदा इसका कि मरीज़ को खून की उल्टी आने से पहले ही हमने बचा लिया। क्योंकि अगर एक दफ़ा खून की उल्टियाँ आ गई, डेट मीन्स के वेसल्स फट गई हैं आपकी। एंडोस्कोपी तो उस सूरत में भी होनी है, लेकिन उस सूरत में क्या है कि अब मरीज़ ब्लीड किया हुआ है, एचबी ड्रॉप की हुई है, पेशेंट क्रिटिकल है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है प्रोसीजर का। सो ये एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर आपको एक हो गया है हेपेटाइटिस का इशू है और आपका अगर लिवर एडवांस लिवर डिजीज़ की तरफ है, तो आप जिगर मैदे के डॉक्टर के पास जाएं और अपना देखें। अगर आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है तो लाजमी स्क्रीनिंग, अपनी एंडोस्कोपी ज़रूर करवाएं। अच्छा डॉक्टर शहरोज़, ये भी देखने में आया कि जिगर के दायमी मर्ज़ में मुब्तला जो अफराद होते हैं उन मरीज़ों में पेशेंट में किसी स्टेज के ऊपर पेशेंट गनूदगी में या कशी के दौरे में भी चला जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है और क्या इस स्टेज के ऊपर आकर क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकता है? जी, इसमें ये होता है बेसिकली हमारा जिगर का काम होता है जितने भी गंदे टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करना ना। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक्सिन होता है अमोनिया,
वो क्या होता है कि वो बेसिकली हमारे दिमाग में जा रहा होता है, उसकी वजह से अमोनिया टॉक्सिसिटी हमारे में पेशेंट्स में हो रही होती है। अब भी जी, अब इसमें भी ग्रेड्स होते हैं। अगर इनिशियली पेशेंट है ग्रेड 1 में है तो आपका पेशेंट जो है वो जस्ट आप समझिए अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो वो आपको थोड़ा स्लो लगेगा, ठीक है, डिसओरिएंटेड सा हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पेशेंट का स्लीप पैटर्न रिवर्स हो जाता है, लाइक दिन के वक्त उसको नींद आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट बाद दफ़ा ऐसी स्टेज में भी आ जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, अब्यूसिव हो जाता है और घर वालों को समझ नहीं आ रही होती कि ये हमारे मरीज़ को क्या हुआ है। तो वो बेसिकली वो उस बीमारी से लड़ रहा होता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो कोमा में चला जाता है। अगर वो कोमा में चला गया तो वो फिर एडवांस्ड आप समझ लें उसका स्टेज है एनकेफ्लोपैथी का, तो उसके अंदर वापस उससे भी पेशेंट्स आ जाते हैं, बट उसमें आप समझ लें कि फैटल है पेशेंट की कंडीशन, डेंजरस है। यस, इसमें आपका एक पॉइंट याद करना चाहूँगा कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, कब्ज़। तो ऐसे पेशेंट्स को हमने कब्ज़ नहीं होने देनी। जो मोस्टली हमारे पेशेंट गनूदगी बेहोशी में जाते हैं, उनका रिस्क फैक्टर एक बहुत बड़ा होता है कि उनको कब्ज़ होती है, और कब्ज़ में हमने कोई आम सिरप नहीं देना होता। हमने आम लुफालेक्स सिरप बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं, लैक्टोलूस, हमने वो देना होता है। और वो मतलब हम आम ज़ुबान में बोलें तो इतना देना है मरीज़ को कि मरीज़ को लूज़ स्टूल तक मतलब आए, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि 3 से 4 दफ़ा पेशेंट को वो एक सॉफ्ट स्टूल आना चाहिए। बाद दफ़ा इसमें हमें एनीमा भी पेशेंट का करना पड़ता है। तो वो ये होता है कि पेशेंट अभी आप देख रहे होते हैं कि वो मतलब ऐसे नींद में है और अग्रेसिव है, जब भी आप उसका एक आध उसको लैक्टोलूज़ देते हैं डोज, तो वो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन आपने नहीं होने देनी ऐसे पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर शहरोज़, आपके पास जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या जिगर के दायमी मर्ज़ में मुब्तला अफराद आते हैं, उनको खाने पीने के मुतल्लिक कोई प्रिकॉशंस दी जाती हैं, या वो नॉर्मल लोगों की तरह ही जो मर्ज़ी खाएं पिएँ उस तरह होता है? उस पर भी ज़रा हमारे अवामुन्नास को ज़रा उस पर आगाही दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक मिथ पहले थी लोगों के माइंड में कि प्रोटीन नहीं देनी। ऐसा कोई नहीं है। नई गाइडलाइंस बल्कि जो हमारी हैं वो रिकमेंड करती हैं कि आपने प्रोटीन डाइट देनी है पेशेंट को। आप पेशेंट को एक गोश्त की बोटी दे सकते हैं, आप 2 से 3 अंडों की एग्जैक्टली बिल्कुल। तो 2 से 3 अंडों की सफ़ेदी तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने लेनी है। आप छोटी गोश्त की एक बोटी आपने लेनी है। कब्ज़ आपने नहीं होने देनी। नमक आपने, मेन हमारी परहेज़ है नमक से। पानी का इस्तेमाल हम उस सूरत में बंद करते हैं पेशेंट का जब भी ग्रॉस एसाइटिस हो, और उसके साथ अगर हम सोडियम लेवल्स देख रहे होते हैं, अगर वो लेस देन 125 पे जा रहे हैं, फिर हम वाटर रिस्ट्रिक्शन करते हैं। अदरवाइज़ हम वाटर रिस्ट्रिक्शन हम पानी की मिकदार को कम नहीं करते। बिल्कुल यूज़ करने चाहिए ये ताज़ा सब्ज़ियाँ और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और घर का बना आप खाना खाएं, क्योंकि इसमें देखें जिगर का कैंसर, अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो एडवांस स्टेज पे होते हैं और उनको जिगर का कैंसर डेवलप हो गया होता है। वो पेशेंट्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनकी हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं, ऊपर से अगर हम उनको सब कुछ बंद कर देते हैं कि मतलब आपने ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो वो पेशेंट आपका कैसे रिकवर करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिगर में मुब्तला मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं, उनमें कहा जाता है कि सब्ज़ियाँ और फल भी दें, और फलों का जूस भी उनके लिए मुफीद होता है। तो हमारे यहाँ पर देखने में आया है कि लोग जो बाज़ारों के अंदर जनरल स्टोर के ऊपर जो डब्बे वाला जूस होता है वो मरीज़ को दे रहे होते हैं। तो क्या वो देना ठीक है, या जो फलों का खालिस जो जूस होता है जो हम अपनी आँखों के सामने निकालते हैं वो देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? सामने बल्कि आप बनाएं, और घर पे आप ना बनाएं, फ्रूट्स लेकर आएं और अपने सामने जो उनसे चीज़ों को साफ़ सुथरा करके उसको यूज़ करें और पेशेंट को दें। बल्कि मैं तो एक कहता हूँ कि एनजी फीड बाज़ दफ़ा पेशेंट्स को करवानी पड़ती है, अगर वो हमारे पास होते हैं तो इतनी महंगे सप्लीमेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते लोग ना। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मौसमी सब्ज़ियाँ लें, उनको बॉयल करें, उसके साथ आप जो उनसे गोश्त की बोटियाँ लें, उनको बॉयल करें, उनकी यखनी निकालें, 2-3 अंडों की सफ़ेदी लें, और इन सारों को आप मिक्स करके एक वो बनाएं। सारा कुछ ही आपने उसमें दे के पेशेंट को एनजी के ज़रिए आप फीडिंग दें। एग्जैक्टली आपका सस्ता भी है, पेशेंट बहुत एक्सपेंसिव डाइट्स होती हैं तो पेशेंट तो नहीं अफोर्ड कर पाते इतनी महंगी डाइट्स। तो हम उनको फिर ये बिल्कुल नॉर्मल बताते हैं कि आप ये लें, एटलीस्ट पेशेंट को आप कुछ दें खाने के लिए। अच्छा डॉक्टर शहरोज़, आपने सिरोसिस के बारे में बताया कि उसमें जिगर सिकुड़ जाता है और उसके अंदर फाइबर्स बन जाते हैं। तो ये इस कंडीशन में जब मरीज़ का जिगर आ जाता है तो कोई ऐसा तरीक़ाकार है
कि हम इसको रिस्टोर या बहाल कर सकें कि वो वापस जो है वो नॉर्मल जिगर उसका काम करना शुरू कर दे, और वो जो चेंजेस सिरोसिस में हो चुकी हैं या वो जो सिकुड़ गया है, क्या वो दोबारा नॉर्मल हो सकता है? रीस्टोर नहीं हो सकता। आप उसको कह लें कि अगर अर्ली सिरोसिस में है, आप उसको जो कॉज है अगर आपने उसको ट्रीट कर दिया है तो आप उसको डिले कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। लेकिन अगर एक दफ़ा वो एडवांस सिरोसिस की तरफ चल पड़ा है पेशेंट, तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर शहरोज़, हमारे माशरे में आपके, आई एम श्योर आपके नोटिस में भी ये चीज़ें रोज़मर्रा के मामूलात के तौर पर आती होंगी कि पेन किलर्स जो हैं और कई ऐसी अद्वियात जिस पैरासीटामोल वगैरह हो गई, वो जनरल स्टोर्स पे भी बआसानी अवेलेबल है, और मेडिकल स्टोर वाले भी पेन किलर्स मरीज़ को बआसानी देते हैं। और यहाँ पर दर्द कुछ अद्वियात खाने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को ज़रा सा दर्द होता है और वो लोग मेडिकल स्टोर से जाकर इस तरह की पेन किलर्स ले लेते हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे कि पेन किलर्स और पैरासीटामोल जैसी जो अद्वियात हैं, या इसके अलावा भी कोई दीगर अद्वियात अगर मरीज़ तवातुर से खाता रहे, तो क्या ये भी जिगर के अमराज में जो है वो मज़ीद अबतरी ला सकता है? स्पेसिफ़िकली मैं बल्कि कहना चाहूँगा कि जो देसी मेडिसिन्स हैं और हकीम की मेडिसिन्स हैं, कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड साल्ट्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। वो उसकी वजह से आपका जिगर भी डैमेज होता है और आपको इवन किडनीज़ भी डैमेज होती हैं, तो वो आप अवॉइड करें। इसके अलावा पैरासीटामोल की एक ख़ास डोज़ है जो आप ले सकते हैं, पैनाडोल की आम ज़ुबान में गोली। लेकिन अगर एक आपने उसकी टॉक्सिक डोज़ ले ली है तो वो भी आपके जिगर के लिए, मतलब आपने 2 पत्ते इकट्ठे खा लिए तो इसका मतलब है वो जिगर को काफ़ी डैमेज कर देगा। हाँ जी, आप एक ख़ास डोज से ज़्यादा ले लिए तो आप एक्यूट लिवर फेलियर में जा सकते हैं। इसी तरह कुछ आपके उसकी एपिलेप्सी की मेडिसिन होती हैं, वो आप नहीं ले सकते। अच्छा, मिर्गी के मिर्गी की कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो हेपेटोटॉक्सिक हो सकती हैं अगर आपने ख़ास रेंज से ज़्यादा ले ली हैं तो उनमें फिर ये होता है कि हम साथ साथ मॉनिटर करते हैं चीज़ों को। इवन एक्नी के लिए आजकल मैंने देखा है कि कुछ लोगों को बहुत वो होता है कि हमारी जल्दी जल्दी एक्नी ठीक हो जाए, तो आइसोट्रेटिनॉइन्स जो उनसे हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। वो जल्द पे लगते हैं, हाँ जी। लेकिन वो भी नहीं, खाने के लिए भी अब तो खाने ऐसे के लिए भी ट्रेटिनाइज जो हैं वो पेशेंट्स लेते हैं, और इवन कुछ लोग अपने लिवर टेस्ट पहले करवाते ही नहीं हैं, और वो जब एक उनको 3 मंथ्स वो ले रहे होते हैं तो फिर एकदम जो है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है उनको। तो ये चीज़ें आपने जो भी लेनी है अंडर डॉक्टर सुपरविजन आपनी मेडिसिन लेनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि हमारे मुल्क में वो तमाम बीमारियां जो दायमी नौइयत की हों, जिसमें शुगर भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, और जनाब क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या जिगर का दायमी मर्ज़ भी आ जाता है, तो सोशल मीडिया के ऊपर कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे हुक्मा हैं जो अपने एड्स देते हैं कि जनाब हमारी अद्वियात इस्तेमाल करें और आप जिगर के दायमी मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं, आप शुगर से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनके जिगर ख़राब हो चुके होते हैं, तो क्या वो इस तरह के हकीमी नुस्खे भी इस्तेमाल करके आते हैं, या इस तरह के जो सोशल मीडिया के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं, उस तरह के जो अताई हैं, सोशल मीडिया डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी मरीज़ पहले जाते हैं और फिर आपके पास आते हैं, या पहले आपके पास आते हैं और यहाँ से नाउम्मीद होकर वहाँ जा रहे होते हैं? ऐसे ही है, और ख़ास तौर पे मैदे के लिए जो है ये एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि मतलब आपके मैदे में गर्मी हो गई है, मैदे में सोज हो गई है, और उसकी वजह से मुझे हो गया मैंने हमारी मेडिसिन की किसी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ कि मैदे की गर्मी भी होती है या जिगर की गर्मी भी होती है। बस ऐसे ही है। वो पेशेंट्स आके ये कहते हैं, हमारे खुद पेशेंट्स बोलेंगे आपको कि Diagnose हमारे करता है मरीज़। मैदे में सोज है, और कैसे पता चले, फ़लाँ हकीम को दिखाया था, फ़लाँ को दिखाया था, तो उसने ये कहा कि आपके मैदे में वर्म बने हुए हैं, और फिर वो सब एनसेड्स और ये सब देसी मेडिसिन लेके आपके पास आते हैं। तो पहले तो ऐसे पेशेंट की मिथ को ब्रेक करना वो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जब हम उनको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, और इवन कुछ में अगर एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम करते हैं तो ख़ुद हम देख के हैरान होते हैं कि अंदर मतलब आप देख लें कि मैदा तबाह हुआ होता है। तो वो फिर हम पेशेंट्स को दिखाते हैं कि मतलब आप हमारे पास बिल्कुल इस टर्मिनल स्टेज के ऊपर आते हैं अपना सत्यानाश करके, तो आप पहले ही क्यों नहीं जो इन चीज़ों से आप बचते। अच्छा डॉक्टर शहरोज़, जैसा आपने बताया कि जब लिवर की बीमारी एडवांस स्टेज के ऊपर चली जाए तो 2 बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें एक तो सिरोसिस जिसे हम जिगर का सिकुड़ना कहते हैं, और दूसरा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या आम अल्फाज में जिगर का कैंसर कहा जाता है।
अब इस तरह की कंडीशन में जब पेशेंट आए तो सुना है कि लिवर का ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, उस बारे में बताइए कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिसमें हम जिगर की पैवंदकारी कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि हमने पेशेंट का कुछ स्कोर्स होते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में हम वो स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं, मेड स्कोर होता है। फिर इसके अलावा हम उसकी चाइल्ड क्लास निकाल कर देखते हैं कि पेशेंट इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे अगर कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने आपको बताया है, जो जिसको हम लोग एडवांस्ड जो उनसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं या डिकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज़ बोलते हैं, वो वाले पेशेंट्स जो उनसे हैं मोस्टली कैंडिडेट होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। उसमें फिर आपने मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है पेशेंट में। इसके अलावा जो हमारे जिगर में कैंसर है, उसके लिए डिपेंड करता है, उसके लिए एक हमारा प्रॉपर BCLC एक स्कोरिंग सिस्टम है। उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कितना लियन है, कितने लियन हैं, उनका साइज़ क्या है, लिवर के किस सेगमेंट में वो लिगन पड़ा हुआ है, और उसके साथ पेशेंट की कंडीशन इस वक्त का कैसी है। उसके अकॉर्डिंगली हम भी प्लान करते हैं कि इसका ट्रांसप्लांट करना है या इसको हमने सर्जिकली निकालना है, या उसके लिए कुछ और भी जो उनसे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिससे हम टीका लगा सकते हैं, टेस्ट का प्रोसीजर कर सकते हैं। और बाद दफ़ा एडवांस्ड अगर आपका HCC है तो उसमें फिर आपको गोलियों का ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर जो है वो जिस तरह छाती का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, तो ये मशहूर हैं कि जनाब ये उस जगह तक महदूद नहीं रहते बल्कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में, ख़ास तौर पर हड्डियों में और खून के अंदर भी फैल जाते हैं। तो जिगर के कैंसर की अगर बात करें तो क्या इसमें भी ये सलाहियत होती है कि ये जिगर के अलावा हमारे पूरे जिस्म में भी फैल सकता है? बिल्कुल, आपका जो जिगर का कैंसर है वो आपका एडवांस स्टेज में मेटास्टाइज कर सकता है और वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डेवलप मतलब जा सकता है। सो इसमें पेशेंट जोन है उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप ये ना समझें कि अगर कैंसर हो गया जिगर का तो अब मेरी बीमारी जोन सी है, मतलब मेरा इलाज नहीं है। देखें, इलाज आपका हो सकता है, आपका एक लीजन हो, आपका इस सेगमेंट में पड़ा हो, उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता हो सकता है एग्जैक्टली हो उसके लिए कंडीशन है कि बर वक्त आप चले जाएं। बर वक्त आप चले जाएं डॉक्टर के पास, बजाय कि आप उसको लास्ट पे आप वेट करते रहें कि आपके पूरे जिगर में फैल गया है। तो इट्स बेटर, वही है ना कि आप अर्ली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में शऊर का काफ़ी फुकदान है, हमारे लोगों में अनफॉर्चुनेटली इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वैसे कई मफरूज़े मिथ्स गलत फहमियाँ लोग उनका उन पर यकीन रखते हैं। मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, कि मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया है कि अगर किसी के घर में मरीज़ को हेपेटाइटिस B या C हुआ हो तो जनाब लोग यहाँ तक उससे एहतियात करते हैं कि उसके साथ खाना पीना तर्क कर देते हैं, उसके साथ हाथ नहीं मिलाते। तो क्या इस तरह करना ठीक है? और इसके अलावा और कौन कौन सी मिथ्स या गलत फहमियाँ हैं जो आप दूर करना चाहेंगे? अच्छा, यरकान जो सा है वो हेपेटाइटिस है, वो इस तरह हाथ मिलाने से नहीं आपका फैलता। तो ये अगर लोगों के माइंड में एक होता है कि इसका जो सा ना इसको अलग कर दो, इसका खाना अलग कर दो, इससे हाथ नहीं मिलाना, एग्जैक्टली इन चीज़ों से नहीं यरकान फैलता। आपका जो हेपेटाइटिस C है या हेपेटाइटिस B है, ये आपको जैसे पहले ही बताया है कि आपका ब्लड प्रोडक्ट से फैलेगा या सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा या माँ से बच्चे में जा सकता है, या लैक्टेशन में भी हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस HIV ख़ास तौर पे जोन से वो लैक्टेटिंग मदर जोन सी होती है ना, उनको हम कहते हैं कि आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप ये हाथ मिलाना और इन चीज़ों पे डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स। अच्छा डॉक्टर शहरोज़, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ या जिगर के दायमी मर्ज़ के ऊपर आपने इतनी अच्छी मालूमात शेयर की हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त अवामुन्नास को प्रोग्राम के आखिर में इस मौजू की मुनासबत से, यानी कि जिगर के अमराज से बचाओ और खुदा न खासा अगर क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट के ऊपर आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे प्लीज़? अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मास स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है इसको आप स्क्रीन करके ही पकड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे है या मेरे साथ वाले को है, क्योंकि इनिशियली आप बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट की तरह ही होंगे, आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगी। तो जब भी आप किसी का खून टेस्ट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो अपनी लाजमी काले यरकान के लिए हेपेटाइटिस B की और C की स्क्रीनिंग करवाएं, सब फैमिली मेम्बर्स की करवाएं।
और अगर किसी को निकल आता है तो फिर जो से लाजमी तौर पर आपने इसको देखना है। और दूसरा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो सी है वो भी लाजमी, अगर किसी ने नहीं लगवाई तो वो ज़रूर लगवाएं। थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं डॉक्टर शहरोज़ मुमताज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि एडवांस लिवर डिज़ीज़ या क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ या उर्दू में कह लें तो जिगर के दायमी मर्ज़ के ऊपर उन्होंने इतनी मुफीद मालूमात इतने सादा फ़हम अंदाज में आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।